हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, पीवाईक्यू सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट 6 है। ठीक है, और आई थिंक ये लास्ट पार्ट रहने वाला है आपका केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेके 5 तक जो है ऑलरेडी कवर किया है मैंने, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस किया गया है, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया गया था वहाँ पे। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। इससे पहले मैंने पीरियोडिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस कर रखा है 24 ईयर की। उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वो आप जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आप देखिए यहाँ पे। ओके, ठीक है। The compound which will show significant intermolecular hydrogen bonding is or are okay। यहाँ पे 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है या फिर कंपाउंड है, मतलब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से कंपाउंड है जो कि आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगी। किसकी बात हो रही है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो समझाता हूँ पहले आपको। की पॉइंट जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सबको पता होगा, है ना, थोड़ा बहुत, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन के बीच में और हमारे पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन से हो गए, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया। तो जब हाइड्रोजन इनसे जब ज्वाइन होता है ना, मतलब इनसे जब बॉन्डिंग करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे HF हो गया, ठीक है, H2O हो गया, है ना, NH3 हो गया। अब इनसे तो यही सारे कंपाउंड बन सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये इन सब के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए जो सराउंडिंग एटम है तो उनकी कंडीशन भी कुछ खास होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने बोला है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेना है, तो क्या हम क्लोरीन को भी तो ले सकते हैं? क्लोरीन भी तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, लेकिन क्लोरीन की जो साइज है ना वो बड़ी हो गई। ठीक है, साइज जो है यहाँ पे क्या हो गई, लार्जर हो गई। तो साइज जो है यहाँ पे ना, साइज जो है कंडीशन यही होती है कि साइज जो है आपकी क्या रखनी होती है यहाँ पे, साइज जो है सराउंडिंग एटम की वो काफ़ी छोटी रखनी होती है, क्योंकि उसको तो किससे इंटरेक्शन करना है, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन की साइज की अगर हम बात करें तो क्या है, काफ़ी छोटा साइज है ना हाइड्रोजन का, है कि नहीं। तो जो हमें सराउंडिंग एटम रखना है वो कुछ ऐसा रखना है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज डिफरेंस जो है मिनिमम होना चाहिए। तो इस वजह से ये सेकेंड पीरियड के जो है सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी होना चाहिए, तभी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो HF की मैं बात करूँ, तो HF की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 के अराउंड होती है और फ्लोरीन की आपकी होती है 4.0 के अराउंड, राइट। तो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेकआउट करूंगा तो ये 0.9 के करीब आएगा, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। तो ये भी फेवर कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही, राइट। तो जो मेन कंडीशन है वो हाइड्रोजन रहना चाहिए और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या होना चाहिए, एटम की साइज जो है स्मॉल होनी चाहिए, बस ये कंडीशन आप रखिएगा। और 99.99% केस में जो है यही आपकी सराउंडिंग एटम रही होगी, तभी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है दो टाइप की हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है आपकी दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी हो सकती है? तो देखिए, एक होती है आपकी इंटरमोलिकुलर और एक आपकी होती है इंट्रामोलिकुलर। क्लियर है?
अब इनमें क्या डिफरेंस क्या है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है इंटर में और इंट्रा में। तो देखो बड़ी छोटी सी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है। अब समझिए यहाँ पे पहले मैं इंटर ठीक है, पहले मैं इंट्रा ही बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे इंट्रा बता रहा हूँ, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो जो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो आपकी विथ इन मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही होती है। अब वो विथ इन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्डिंग इन विथ इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है वैसे तो, जैसे आप यही एग्जांपल आप ले सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे CHO ले लिया और यहाँ पे मैं कुछ भी कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ पे OH कंसीडर मैं कर लेता हूँ, OH के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कैसे हो रहा होता है। देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को अच्छे से थोड़ा सा खोलता हूँ तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसे दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, और इसको भी आप ऐसे खोल सकते हो, ये O हो गया और ये H हो गया, राइट है ना। ओके अच्छा, अब हमें एक चीज़ पता है यहाँ पे कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है ना, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, राइट। तो देखो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा यही है आपका, ठीक है, यही क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अब ये तो विथ इन द मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसे वाली को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, राइट। क्लियर है, इंट्रामोलिकुलर जो विथ इन द मॉलिक्यूल हो गई। एक एग्जांपल मैं और समझा देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन अभी हम करेंगे, क्वेश्चन पहले हम कंसेप्ट यहाँ पे सीख ले। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और समझा देता हूँ आपको। एक एग्जांपल जो है आप ये रख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने OH कंसिडर किया और यहाँ पे जैसे मान लो NO2 मैंने कंसिडर कर लिया, इसके अंदर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है देखने को मिलती है। अब ये कैसे हो रहा होगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर जो है फिर से हमें खोल के बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ करके। NO2 का भी हम बना सकते हैं ना कुछ ऐसे करके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना है ना। ओके, अब अगेन फिर से वही काम है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, राइट। तो देखो इनके बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। अगेन दिस इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें है ना, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप इंट्रामोलिकुलर क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर देखो यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसमें क्या होगा कि ये विद इन द मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल से बाहर ही होगा। ठीक है, तो ऐसी वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डिफरेंट, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट, ध्यान रखना सेम के अंदर नहीं होगा ये, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल से ही यहाँ पे फील आ सकता है यहाँ पे कि क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, क्या एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए ना। तो एग्जाम्पल बड़ी कॉमन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे हमने HF का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, HF का अगर याद हो थोड़ा सा किसी को तो, है ना, पिछले क्लास में पढ़ा था हमने ऐसे HF का स्ट्रक्चर है कि नहीं, ऐसे करके है कुछ ऐसे करके।
तो ये देखो, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, राइट, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, राइट, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, राइट, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे किस टाइप की इंटरेक्शन हो रही होगी, यहाँ पे भी एक टाइप की इंटरेक्शन हो गई, यहाँ पे भी इस टाइप की इंटरेक्शन हो गई। तो ये वाला जो इंटरेक्शन है, अब ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, और ये अलग अलग ही मॉलिक्यूल, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल इन द सेंस का ये मतलब है कि ये एच का ये एक मॉलिक्यूल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, मॉलिक्यूल नंबर 2 हो गया। तो ये दोनों के बीच में लग रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी इंट्रा में लिख रहा हूँ, ये हो गया इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, क्लियर है। तो ये इंटरमोलिकुलर हो गया। तो यहाँ पे ना हमसे पूछा गया कि इंटरमोलिकुलर बताओ कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी अभी ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया कि NO2 और OH के अंदर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये तो विथ इन मॉलिक्यूल हो रहा है, तो ये तो इंट्रा हो गया। तो ए जिसके अंदर भी है पहले तो वो जो है काट दो, देखो ये इसके अंदर आगे काट दो, ठीक है। अब दो ऑप्शन बच रहा है बी और सी। तो देखो जो ये बी है और अच्छा ये सी है, अच्छा थोड़ा ये ध्यान से देखना, ये जो सी है ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लायक है ही नहीं, किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बल्कि ग्रुप है, ये जो आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्रिएट करने वाले हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहे भी ना फिर भी नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? कारण ये दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन लग रहा होगा, ठीक है। ये किसी भी टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस सी वाला काट दो अपने आप। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। मतलब बी वाला स्ट्रक्चर खाली जो है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है। वो कैसे दे सकता है वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये यहाँ से दे सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ से तो यहाँ से भी थोड़ी सी कम चांसेस है क्योंकि थोड़ी सी स्टेरिक क्रिएट होगी, बट यहाँ से भी ये कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगी, बाकी कोई भी आपकी नहीं दे सकती यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, ओके। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि इसमें से जो है कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब किसी भी टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं। तो ठीक है देख लेते हैं। अच्छा अगर मैं केसीएल की बात करूं, सबसे पहले तो केसीएल ही मिल गया ना हमारे पास। अगर मैं केसीएल की बात करूं तो जरा ध्यान दो, मैंने बताया हुआ था कि आयनिक बॉन्ड, जस्ट अ सेकंड, मैंने बताया हुआ था कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है हमेशा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग आपकी फॉर्म हो रही होती है किस टाइप की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड। तो ये तो मेटल ही है ना, ये मेटल ही है, और ये क्या है, नॉन मेटल। ये मेटल है आपके पास और ये क्या है, नॉन मेटल। तो ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो जिस भी ऑप्शन के अंदर केसीएल है, ठीक है, तो वो तो मतलब रहेगा ही रहेगा। आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर नहीं होता है, तो केसीएल तो सबके अंदर है। तो फिर इससे हम कैसे पता लगाएं। अच्छा क्या और किसी के पास होगा। अगर मैं पीएच3 की बात करूं तो देखो, पीएच3 की अगर मैं बात करूं तो पीएच3 में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब ये कैसे मालूम कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो देखो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी आपके पी ब्लॉक है, या फिर मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ यहाँ पे कि नॉन मेटल के साथ अगर इंटरेक्शन करता है तो अधिकतर केस में जो है वहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। यहाँ पे जो आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वो आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी। तो यही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाओ। अगर मैं पीएच3 की बात करूँ यहाँ पे, तो पीएच3 के अंदर फास्फोरस नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और अभी अभी आपने सब इसका स्ट्रक्चर तो निकालना अभी अभी सीखा है ना, ठीक है। अगर मैं O2 की बात करूँ तो O2 इज अगेन
आपका क्या है, मेटल है, नॉन मेटल नहीं है ना, ये तो गैसेस है, ठीक है, सारे ही क्या है आपके पी ब्लॉक के अंदर है। तो फिर अगेन इसमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, अगर मैं B2H6 की बात करूँ तो B2H6 में ब्रिज बॉन्डिंग होती है, ब्रिज बॉन्डिंग इज अगेन अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया। H2SO4 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे ही आपके नॉन मेटल ही हैं, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही यहाँ पे रही होगी, क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, ठीक है, केसीएल वाला ही होना चाहिए, केसीएल केवल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, बाकी जो भी ऑप्शन है वो गलत होगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसी के अंदर नहीं है, बाकी सबके अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया है, अ हार्ड सब्सटेंस मेल्ट एट अ हाई टेम्परेचर and is insulator in both solid and in molten state. This solid is most likely to be AN. ओके, पूछा गया है कि एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि मेल्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, लेकिन वो मोल्टन स्टेट में रहे या फिर सॉलिड स्टेट में रहे, वो हर टाइम क्या है, अगर मान लो कि वो मोल्टन स्टेट में भी है और मोल्टन स्टेट को छोड़ो, अगर सॉलिड में भी अगर वो है, तो वो इन दोनों ही केस में वो इंसुलेटर है, ठीक है, मतलब इसमें करंट फ्लो वगैरह नहीं हो रहा, राइट। करंट फ्लो वगैरह नहीं होने का क्या मतलब है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहे होंगे ना इसके अंदर, राइट। तो पता है ये क्वेश्चन जो है वैसे सॉलिड स्टेट का है, क्लास 12 का वैसे ये क्वेश्चन है, बट फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करने वाली चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो आयनिक तो नहीं होगा, ठीक है, आयनिक नहीं होगा। आयनिक में क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूँ ना, वैसे जिन लोगों ने क्लास 12 पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे में होंगे जो क्लास 11 में होंगे और ये वीडियो शायद देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो आयनिक में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आयनिक सॉलिड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आयनिक सॉलिड जो है यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो ये सॉलिड के अंदर हो सकता है या तो ये मोल्टन स्टेट के अंदर हो सकता है, राइट। तो देखो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है ना, तो यहाँ पे ना ये कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है, कंडक्शन जो है नहीं होता है यहाँ पे, कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये मोल्टन स्टेट में आता है ना, तो यहाँ पे कंडक्शन होने लगता है, कंडक्शन यहाँ पे होता है। अब इसका भी रीज़न है, देखो यहाँ पे कंडक्शन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एक कंपैक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे करके होती है, राइट। तो वहाँ पे मतलब जो भी आयन जहाँ पे है वहाँ पे फिक्स रहता है, ठीक है, वो फिर मूव ऑफ नहीं कर पाता है, तो फिर वहाँ पे कंडक्शन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या होगा कि कई सारे जो बॉन्ड है ना आपके वो टूटते हैं, रप्चर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे आपका कंडक्शन हो जाए, राइट। तो मोल्टेन वाला कंडक्ट करता है, लेकिन ये आयनिक की बात है, किसकी बात है, ये आयनिक की बात है। तो इसमें तो बोला गया है कि मोल्टेन के अंदर और सॉलिड के अंदर दोनों ही केस में वो क्या है, इंसुलेटर का काम कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं मेटेलिक सॉलिड की बात करूँ तो मेटेलिक सॉलिड भी नहीं होगा। मेटेलिक सॉलिड की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें क्लास 12 के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर, बट फिर भी आप समझिए, ये सॉलिड स्टेट में हो या फिर मोल्टन स्टेट में हो, ये दोनों ही केस में जो है ये कंडक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं मेटल के अंदर, ठीक है। देखो मेटेलिक सॉलिड जो है मेटल मेटल बॉन्ड के अंदर ही मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन हमेशा होता रहता है, तो इसकी तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। अब उसके बाद मोलिकुलर सॉलिड की बात आती है, ठीक है। तो मोलिकुलर सॉलिड, अब देखो मोलिकुलर सॉलिड के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी जो है आपकी फ्लो नहीं होती है, बात समझ में आ रही है, इसके अंदर भी आपकी फ्लो नहीं होती है, ओके। लेकिन अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर की थोड़ी सी बात आती है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हाई है किसका कम है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर कोई भी हार्ड सब्सटेंस, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर वो मेल्ट हो रहा है, तो वो कोवेलेंट सॉलिड का ही जो है ना कहीं आपका प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, ठीक है। तो जो आंसर होगा आपका वो डी वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है
थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। 59 अब देखिए 59 थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। 59 देखते हैं 59 के अंदर क्या है। तो देखो आप, द करेक्ट स्टेटमेंट just a second, the correct statement for the molecule of CSI3 is okay। CSI3 मॉलिक्यूल के विषय में यहाँ पे पूछा गया है कि किस टाइप की ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि साफ साफ हमें वैसे मालूम चल रहा है कि CSI3 मॉलिक्यूल के विषय में यहाँ पूछा गया है। तो CSI3 मॉलिक्यूल अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप बता सकते हो किस टाइप की मॉलिक्यूल है। तो ये जो है एक आयनिक मॉलिक्यूल है। क्या है ये? आयनिक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये नहीं है। क्यों? इसका आंसर यही है कि जो सीजियम है वो क्या है? मेटल है। आयोडीन आपका क्या है? नॉन मेटल है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये आयनिक मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, ये आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानो। तो बोला गया यहाँ पे इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, गलत हो गया। अच्छा, इट कंटेन CS+ एंड I3-। बिल्कुल ये तो सही है। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे ना तो क्या मिलेगा आपका? CS+ मिलेगा और I3- के रूप में ही ये टूटता है। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका बी वाला ही है, और कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दे रखा है, उसको तो आप ऐसे ही पहचान सकते हो। इट कंटेन CS+3। अब ये बताओ जो सीजियम है, ठीक है, वो सीजियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? सीजियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? आप खुद सोचो। ग्रुप नंबर 1 का है ना ये। ग्रुप नंबर 1 क्या होते हैं जी? मोनोवैलेंट। वो आपकी क्या कर सकते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, CS+ वगैरह दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही गलत हो गया ना। आगे जाने की नीडी क्या है? इट कंटेन CS+I-। तो अगर CS+I- है तो फिर I3 यहाँ पे दे रखा है एंड लैटिस I2 मॉलिक्यूल, गलत है ये। ऐसा कुछ आप बना ही नहीं सकते हो। किस टाइप का मॉलिक्यूल आप बनाओगे जिसके अंदर आयनिक भी आ जाए, कोवेलेंट भी आ जाए? तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आयंस डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पूछा गया है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ठीक है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। देखो, अनपेयर्ड डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? किसकी ओर संकेत कर रहा है ये? अगर डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक ना। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ही बताई थी कि अगर सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है? डायमैग्नेटिक है कि नहीं? डायमैग्नेटिक हो गया ये। तो हमें डायमैग्नेटिक पहचान है। अब डायमैग्नेटिक के अंदर मैंने आपको बताई थी एक चीज कि ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर। ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर। सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पेयर्ड होने चाहिए, तो फिर हमें वही काउंट करना है। फिर अब पेयर्ड के लिए मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए कि आप कुछ मत देखना। यहाँ पे डायमैग्नेटिक के लिए आप देख लेना कि जो इलेक्ट्रॉन सम है वो क्या आना चाहिए आपका? वो इवन आना चाहिए। ठीक है, और एक जगह पे एक्सेप्शन भी था कि 10 और 16 जो है आपका वो वैसे इवन है और डायमैग्नेटिक आना चाहिए, लेकिन ये जो है पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन था। ठीक, और पैरामैग्नेटिक जो है इसका उल्टा मैंने बताया था कि अगर आपको पैरामैग्नेटिज्म आपको देखना है यहाँ पे, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए आप क्या देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन सम जो है आप देखोगे कि कहाँ पे ओड है, राइट। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सम जो आपको ओड दिखेगा आप आराम से बता सकते हो। तो चलो यहाँ पे वही चेकआउट करते एक बारी क्या क्या है यहाँ पे। देखो, अगर मैं O22- की बात करूँ, ऑप्शन नंबर 1 ही। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 × 2, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आपको दिख रहे हैं, इतने एक्सेप्ट किया होगा ना इसने, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? डायमैग्नेटिक तो यही हो गया।
हमें तो यही पता करना है ना, डज डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है ना। फिर हमें और आगे चेक करने की नीड है? बिल्कुल नहीं नीड है। फिर भी आप चेक कर सकते हो, आप चेक करके देखो बी का आप देखो, अगर मैं B2 की बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 में आप सोच रहे हो डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी पे चलूँ तो N2 प्लस है ये, तो N2 प्लस की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन में 7 इंटू 2 और यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। -1 कर दो तो 14 -1 दिस इज 30 ना, 13 इज अगेन पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम चर्चा करें थोड़ी सी, तो O2 की बात करी गई। O2 इज 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 इज 16। अगेन ये आपको डायमैग्नेटिक जैसा दिख रहा है, बट क्या ये डायमैग्नेटिक होगा? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है, दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज रहो। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट इसके पीछे, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूँ। 61 क्वेश्चन है ये, ठीक है नंबरिंग आपको नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, चलो समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 61। एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे। AX is a covalent diatomic molecule, okay, where A and X are a second row element of periodic table. Based on the molecular orbital theory, the bond order of AX is 2.5. The total number of electron in AX is। काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। चलिए समझिए आप यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर। हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास AX जो है आपका एक मोलिक्यूल है। AX क्या है? AX इज द डायटोमिक मोलिक्यूल। डायटोमिक दिख ही रहा है आपको, इसके अंदर 2 ही एटम है ना, डायटोमिक मोलिक्यूल है। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि इसके अंदर जो यहाँ पे एटम यूज करे गए, एटम कौन से यूज करे गए, ए और एक्स, ये दोनों जो है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेकेंड पीरियड से। ठीक है। अच्छा, और क्या यहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे ये दे रखा है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर इनका आ रहा है AX का, वो बॉन्ड ऑर्डर जो पता किया गया है यहाँ पे AX का, वो 2.5 आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2.5। तो कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल के आपको दे रहे हैं, आप जो है यहाँ पे इसके अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकालिए कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहे होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे समझाता हूँ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है आप समझो। आप एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। सेकंड पीरियड के अंदर बताओ कौन कौन से एलिमेंट है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना, यही सब है ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट। क्लियर है ना। और भी होते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 के भी आएंगे ना, सोडियम भी आएगा ना शायद, है ना, लिथ सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आएगा। ठीक है, लिथियम आ जाएगा, राइट, ओके। तो ये सारे क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अब देखो, यहाँ पे बोला गया ना कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है ना 2.5 आना चाहिए। अब देखो 2.5 कैसे आएगा, थोड़ा सा मतलब दिमाग आप लगाना। अब यहाँ पे दिमाग भी आपको नहीं लगाना है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर वो आपको ट्रिक याद हो तो, इलेक्ट्रॉन सम की। इलेक्ट्रॉन सम की ट्रिक लिखाई थी आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, ऐसे करके आपको एक ट्रिक लिखाई थी 16, 17 और 18। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बॉन्ड ऑर्डर, इसके कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर आपको लिखवाया गया था। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या था? 2.5 था। ठीक है, 2.5 रहा होगा, और ये क्या है आपका? 2.5 रहा होगा। अब बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये तो यही इंडिकेट कर रहा है कि या तो आप 15 वाला दे दो, या तो आप 13 वाला कोई एलिमेंट यहाँ पे बना के हमें दे दो। यहाँ पे बात समझ में आई यहाँ पे?
तो चलो हम बना के देखते हैं ना, वो सेकंड पीरियड से ही बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, या तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन सम जो है 15 मिलना चाहिए, क्योंकि 15 पे भी क्या आ रहा है 2.5 आ जाएगा अपने पास, तो 13 पे भी क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पे लूँ यहाँ पे कि हमारे पास आंसर जो है आपका 13 आए या फिर 15 आ जाए, क्योंकि 13 और 15 ही क्या इंडिकेट कर रहा है आपका बॉन्ड आर्डर 2.5, है ना। चलो तो अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अच्छा, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, इसके कितने होंगे 8। तो 7 और अगर मैं 8 को यहाँ पे जोड़ दूँ, तो 7 और अगर मैं 8 को यहाँ पे जोड़ दूँ कितना आ गया 15 आ गया ना। तो 15 का तो हो जाएगा अपना काम। तो क्या यहाँ पे जो AX है वो उसको NO लिया जा सकता है? अगर आप सोचो यहाँ पे, तो क्या AX को जो है वो NO हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं NO अगर यहाँ पे लूँ, तो आप खुद देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। 7 तो आपके नाइट्रोजन से आ गए और 8 आपके कहाँ से आ गए ऑक्सीजन से आ गए। तो 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया। और 15 का आपका कितना हो जाएगा 2.5 तो आ ही रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आप NO ले सकते हो क्या, क्योंकि और कुछ तो कंडीशन नहीं दे रखा है। AX इज अ कोवलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला गया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX विल बी। तो बिल्कुल आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 15। कोई दिक्कत नहीं है, 15 जो है आप टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 7 और अगर आप 8 को यहाँ पे जोड़ो अगर आप, तो 15 आएगा, और 15 का जो है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन तो दी नहीं गई है ना कि किस टाइप का मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब कैटायनिक चाहिए, अनायनिक चाहिए, या फिर न्यूट्रल चाहिए। कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, तो हम न्यूट्रल ही मान के चलेंगे, क्योंकि ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है न्यूट्रल ही है ये। तो हम न्यूट्रल ही मान के चलेंगे, क्योंकि न्यूट्रल मोस्ट स्टेबल होता है, हम इसी को मान के चलेंगे। इसका आंसर और भी दिया जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका 15 ही होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप 62 पे आप चलिए आप क्वेश्चन नंबर 62 जस्ट 62 है, ठीक है। नंबरिंग आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है ये। अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, द स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इज। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पे मॉलिक्यूल है चारों ऑप्शन के अंदर जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, आप समझिए। अब डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, कोई भी मॉलिक्यूल के विषय में अगर ये पूछ रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का ये मतलब हो गया कि उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं रहा होगा ना। बॉन्ड ऑर्डर ही वहां पे क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का ये मतलब हो गया, समझना आप। जैसे मान लो मैंने F2 लिखा, ठीक। F2 के अंदर हम सबको पता होता है कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर मान लो कि ये मैंने बॉन्ड ही यहाँ पे उड़ा दिया, तो फिर यहाँ पे अगर मैंने बॉन्ड ही यहाँ पे उड़ा दिया, तो फिर इनको मॉलिक्यूल बोला जाएगा? मॉलिक्यूल बोला ही नहीं जाएगा ना इनको। फिर तो ये एटम हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो आपसे ये पूछना चाहता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है जीरो आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो बस हमें यही तो निकालना है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए पहले चेक करते हैं। हीलियम 2 माइनस है। हीलियम 2 माइनस का क्या मतलब है, हीलियम के अंदर एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन हीलियम 2, 2 इंटू 2 और प्लस 1 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई आपकी 5। अब एमओटी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रिक नहीं लगा पाएंगे ना हम लोग। ट्रिक जो है आप लगा सकते हो केवल 11 से लेकर 18 के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सम वाली जो ट्रिक है वो आप नहीं लगा पाओगे यहाँ पे। तो फिर इसका जो है मैं एमओटी के थ्रू यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन सम जो है आपका 5 आ रहा है। तो मैं
यहाँ पे अप टू 14 वाला इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो लगा सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर है? जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो उसको थोड़ा बहुत शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप देख ले पिछली वीडियो, है ना, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है अच्छे से बताया हुआ है वहाँ पे कि क्या ट्रिक है क्या ट्रिक नहीं है हर एक क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार फिर 1s आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा 2s आएगा ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड आर्डर हम निकालते हैं, बॉन्ड आर्डर इक्वल टू हाफ, और उसके बाद क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3, माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग यही है ना, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 आ रहा है। मतलब कुछ तो बॉन्ड आर्डर आ रहा है ना, 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका एग्जिस्टेंस में है, इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है। इसकी बॉन्ड आर्डर आपकी हाफ आ रही है ना, कम से कम ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट चेक करते हैं, हीलियम 2 है, हीलियम +2 है, उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से वही है, 2 इंटू 2 एंड -1, तो 4 -1 दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगेन वही है, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं आपके, 2 1 3, बस यही हो गया। तो बॉन्ड आर्डर विल बी 1/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 - 1 दिस इज 1/2 मीन्स 0.5। अगेन यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0.5 ही आ रहा है, तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद O2 2 माइनस है और Be2 है, एक बार लिख ही लेते हैं। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस है आपके पास। तो O2 2 माइनस की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 8 इंटू 2 प्लस 2 हो गया, कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सम वाले रूल से ही आप आराम से निकाल सकते हो। अभी देखो मैंने बताया हुआ था 1 आ जाएगा इसका, देखो अगर जिसका 1 होगा, सॉरी, ये 16 पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो जो बॉन्ड आर्डर आएगा 18 पे वो क्या रहा होगा आपका, 1 रहा होगा ना। तो निकालने की नीड नहीं, आप निकाल सकते हो मोटिव के थ्रू, वो आपका 1-2 मिनट का टाइम लेगा, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड आर्डर आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब जो जो आपकी लास्ट ऑप्शन है वो B2 है, तो B2 के अंदर जो है आप देखो 5 इंटू 2, तो दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन ना, 10 इलेक्ट्रॉन आ गई आपकी। तो अब इसको जो है आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मोटी के थ्रू ही इसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सिग्मा 1s, यहाँ पे भी जो रूल लगेगा आपका अप टू 14 इलेक्ट्रॉन रूल ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। सिग्मा 1s, एक बार मैं ऑर्बिटल लिखता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, राइट। उसके बाद सिग्मा 2pz होता है, और आगे लिखने की वैसे नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाएगा इतने में ही। देखो 2 4 6 8 और 9 और यहाँ पे 10, राइट। ओके, ओके ना, यही तक होगी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, ठीक है। एक मिनट, ये B2 है या फिर B2 है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, दिस इज B2, राइट, ओके। दिस इज नॉट बोरॉन, राइट, सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर दिस। ये जो है आपका B2 है, ठीक है, B2 नहीं है, राइट, B2 तो एग्जिस्ट करता है आपका, B2 है, ठीक है, तभी तो मैं सोचूं कि ये तो एग्जिस्ट करेगा। तो B2 है आपका, तो B2 में क्या आ जाएगा, तो इसका तो 4 होता है ना, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ही करनी है हमें, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है हमें, तो फिर तो ये मिटा दो, है, ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, है ना, इधर से इधर, इसका कोई मतलब नहीं है।
चलो क्लियर है इतना, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे मैं निकालता हूँ हाफ, एंड दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना, ये जानते हो ना आप, बीएमओ माइनस एबीएमओ। पिछली क्लास में मैंने बताई थी ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो देखो 2 4, 4 तो आपकी बीएमओ के अंदर हो गई, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर देखो 2 और 2 4, बिल्कुल बराबर हो गया, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0, 0/2 मीन्स 0। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें जो है आपकी कोई भी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो मॉलिक्यूल है वो आपकी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आप देखिए, आप यहाँ पे माइनस है, ओके। जो O2 माइनस आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो बीएमओ का जो बीएमओ होगा, ऑल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या आपको बतानी है, राइट। तो ओके, O2 माइनस सबसे पहले तो आप समझिए इसके अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, अभी 18 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे एमओटी के हिसाब से मैं कौन सा रूल लगा सकता हूँ, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन रूल, राइट, ठीक है। इसको मैंने बताया हुआ था, ठीक है, पिछली क्लास में कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा अगर 14 से कम हो, है ना, या फिर 14 से ज़्यादा हो, राइट। तो आफ्टर 14 की अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे फिलिंग होता है। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद सिग्मा 2p z, उसके बाद 2p x इक्वल टू पाई 2py, राइट। उसके बाद इनका एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन आफ्टर सिग्मा स्टार 2pz, राइट। ओके, तो ये रहने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसमें हम फिलिंग करेंगे, ठीक है, आफ्टर 14 में, ठीक है। तो 2 4 ऐसे फिल कर लो आप। हो गया ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए, राइट। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली यहाँ पे चीज़ें ये है आपसे कि आपसे केवल पूछा गया है कि ऑल बॉन्डिंग, देखो बॉन्डिंग पूछा गया, ऑल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है केवल उनको काउंट करना है, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 टाइप की 3 टाइप की होती है ना हमारे पास। अगर आपको बताया था मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना। बताया था मैंने कि बीएमओ होता है आपके पास, ए बीएमओ होता है, राइट, और आपके पास एनबी होता है, राइट। बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना, ए बीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एनबी मतलब नॉन बॉन्डिंग, राइट। तो हमें केवल बीएमओ की जो है ना यहाँ पे चर्चा करनी है, ठीक है। बीएमओ के अंदर आप जानते ही हो, जैसे सिग्मा हो गया, पाई हो गया, है ना, ये आएगा, है ना। ए बीएमओ के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार आ जाएगा, पाई स्टार आ जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाली सारी चीजें आती है ना, डेल्टा स्टार वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, क्लियर है। तो हमें बीएमओ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बीएमओ इलेक्ट्रॉन, तो बस हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे बीएमओ के अंदर, है ना। तो ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन तो खैर है नहीं, यहाँ पे आप लिख देना, आप 10 इलेक्ट्रॉन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, है ना, क्लियर है। चलिए और कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखिए आप पढ़िए आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर में दिखाया था, क्वेश्चन नंबर ये 64 है आपका, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट।
ठीक है ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वायबल मोलिक्यूल। कह रहा है कि कौन सा मोलिक्यूल जो है आपका एग्जिस्टेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। तो बस हमें फिर से वही चेकआउट करना है कि आपका किसका जो है बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा हम उसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक बार चेक करते हैं सबके लिए बारी बारी से। वैसे हमने हीलियम +2 के लिए भी देखा था, बट ठीक है एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा आपका फिर से। तो फिर से वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेना, ठीक है। 2 इंटू 2 तो -2 कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो इसकी आप फिलिंग करोगे कितना आ जाएगा, सिग्मा 1s2 में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ BMO माइनस ABMO। तो यहाँ पे BMO ही है जो कुछ भी है, एंटी बॉन्डिंग तो कुछ नहीं है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा आपका। उसके बाद हीलियम 2 है, उसके ऊपर एक कैटायनिक चार्ज है, मतलब ये हो गया आपका 2 2 जा 4 और -1 कर देना, तो कितना आ गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ गया है ना। 3 इलेक्ट्रॉन में आप ऐसे फिल करें ना, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 आ गया, राइट। बॉन्ड ऑर्डर अगेन आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो हाफ, और ये आपका BMO के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ABMO के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 1 जा 1, 2 में से 1 माइनस कर लेना। ठीक है, तो 1/2 हो गया, दिस इज 0.5, राइट। तो इसका भी आ ही गया 0.5, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद H2 माइनस है, राइट। H2 माइनस का क्या मतलब हो गया, हाइड्रोजन है, तो आपका कितना आ गया 1 इंटू 2 और +1 है ना, तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन आपका आ चुका है। ठीक है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर इसका भी तो 0.5 ही आएगा ना, इसका भी तो ऐसे ही हम लिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, तो इसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, हाफ, दिस इज 2 माइनस 1, दिस इज 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला ही फिर से होने वाला है, ऑप्शन डी। फिर भी आप एक बार चेक कर लो कैसे होगा, H2 माइनस है, ठीक है, H2 माइनस है। तो 1 इंटू 2 प्लस 2, दिस इज 4। 4 जैसे ही आपने लिखा तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे BMO माइनस ABMO होता है ना, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया ABMO के अंदर, राइट। तो 2 माइनस 2 दिस इज 0, 0/2 मीन 0 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, सॉरी मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल आपका पॉसिबल नहीं है, H2 माइनस। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे पढ़ते हैं एक बारी, क्या है क्वेश्चन नंबर 65 आपका, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू Li+2 एंड Li2। ओके, अब दोनों का ही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना। अनस्टेबल की बात करी गई, स्टेबल की बात करी गई है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर से ही पूरा खेल होने वाला आपका स्टेबल अनस्टेबल का। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो बॉन्ड ऑर्डर जिसका अधिक रहा होगा, जस्ट अ सेकंड, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका ज़्यादा रहा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है ना, पिछली क्लास के अंदर है ना। तो बस यहाँ पे हमें वही फिर से बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना पड़ेगा, तो चलो निकालते हैं एक बारी। तो हमारे पास है Li2+ है, ठीक है, एंड आपके पास क्या है Li2 है, ठीक है। तो चलो Li2 का ही पहले निकाल लेते हैं। तो Li2 की अगर हम बात करें तो Li2 में आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, राइट। तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, कितना आ गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो इसकी फिलिंग थोड़ी करते हैं ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और उसके बाद सिग्मा 2s2, राइट, यही होगा। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो हाफ BMO के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है,
ये 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, 4 हो गया। 4 माइनस यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 आ गया, ठीक है। तो 4 माइनस 2, 2/2 मीन्स 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, राइट। ओके अब हम एक बार Li2+ का भी निकाल लेते हैं, राइट। Li2+ का भी हम निकाल लेते हैं, चलो Li2+ का भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 3 इंटू 2 और ये -1 हो जाएगा ना, तो कितना आ गया आपका 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर से फिलिंग करना इलेक्ट्रॉन का, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और उसके बाद सिग्मा 2s1 रहा होगा ना, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा है ना यहाँ पे, क्लियर है। बस इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है, तो ये आपका ही हो जाएगा हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज 2+1, तो 3 हो गया, और 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 माइनस 2 दिस इज 1, 3 माइनस 2 दिस इज 1 ना, 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 आ गया, राइट। तो देखो जो स्टेबल होगा ना वो आपकी Li2 ही होगी, Li2 जो होगी वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू Li2+, ठीक है। ये कंक्लूजन आ रहा है। तो चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ही पूछा गया ना, जस्ट अ सेकेंड, यस करेक्ट ही पूछा गया, ट्रू ही पूछा गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं ना क्या क्या है। बोथ आर अनस्टेबल। देखो अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर तो ये आपका अनस्टेबल की तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। ओके Li+2 इज अनस्टेबल एंड Li2 इज अ स्टेबल। ओके ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार अलग पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी भी एक बार पढ़ लेते हैं, ये तो ठीक लग रहा है वैसे। बोथ आर स्टेबल, नहीं बोथ कंपैरिजन करना है तो दोनों कैसे स्टेबल हो पाएंगे, दोनों यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएंगे ना यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे आपके स्टेबल यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, क्लियर है। ओके अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे Li+2 इज स्टेबल एंड Li2 इज अनस्टेबल, तो गलत है ना ये। अभी अभी हमने निकाला है कि Li2 की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। Li2 की जो बॉन्ड ऑर्डर है आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो फिर ये कैसे हो पाएगा, गलत हो गया ना स्टेटमेंट। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो आपकी Li+2 है वो अनस्टेबल होगा। अब देखो ये अनस्टेबल स्टेबल जो है कंपेरेटिव टर्म की बात हो रही है, Li+2 जो है और वो आपका Li2 से आपकी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। Li2 जो है आपका वो स्टेबल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे हमने जेईई मेंस के सारे जो है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। अब अगली क्लास में जो है हम कुछ नए चैप्टर के साथ जो है अपनी पीवाई की सीरीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग के पास जो है ये वीडियो है ना पहुँचे, ठीक है, और ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सके, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में फिर, हैप्पी लर्निंग।